एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक पुली लगी हुई है और इस पुली के ऊपर से एक रस्सी पास कर रही है। इस रस्सी के दोनों एंड पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक इधर है 10 किलो का ब्लॉक और इधर है 20 किलो का ब्लॉक। अब क्योंकि ये वाला ब्लॉक भारी है तो इसलिए ये पूरे ब्लॉक को ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचने लगेगा और इन सब का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली 10 किलो की ब्लॉक इस इंक्लाइन पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और ये वाली ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। अब इस रस्सी पे एक टेंशन होने वाला है और हमें उसी की वैल्यू पता करनी है। तो अब देखते हैं। वैसे तो ये सवाल दिखने में बड़ा ही पेचीदा लग रहा होगा। ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, दो ब्लॉक्स हैं, एक्सेलरेशन हो रही है, पता नहीं टेंशन कांस्टेंट होगी या फिर बदल रही होगी। लेकिन देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। हम वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक को लेंगे और उसकी एफबीडी बनाते हैं। तो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो यानी कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 20 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। तो ये हो गया 200 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ। और इस ब्लॉक पे एक टेंशन भी तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो और टेंशन बना लेते हैं। ये हो गया टेंशन ऊपर की तरफ। अब देखो, अगर यहाँ पे रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिर रहा होता। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन तो 10 है नहीं, उससे कम है, 5 है। इसका मतलब ये टेंशन ही है जो कि इसे रोक के रखा हुआ है, या फिर नेट फोर्स को थोड़ा कम कर दिया है इसने, जिसके कारण इसका नेट एक्सेलरेशन वो 10 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आओ इस टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। हमने पहली स्टेप को तो अच्छे से कर लिया है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने एफबीडी बना दी है। हमें टेंशन निकालना है जो कि वर्टिकल ही डायरेक्शन में है। अब आओ इस डायरेक्शन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ए वाई इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी m। अब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है इस ब्लॉक का, तो ये जा रही है 5 मीटर से ऊपर की तरफ, यानी कि जब ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे जाने वाली है और इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी नीचे की दिशा में, और वो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 5। नहीं, साइन का भी इस्तेमाल करना, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और नीचे को हम कहते हैं माइनस। तो यानी कि एक्सेलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। अब देखो, वाई डायरेक्शन में तो केवल दो ही फोर्स हैं। ये हो गया ग्रेविटी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि -200 न्यूटन्स, और ये टेंशन का फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, यानी कि प्लस टेंशन। अब दिस होल थिंग इज डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, जो कि हमें दी हुई यहाँ पे 20 kg। सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मास हो गया 20 kg। इसे मैं इस कलर से लिख देता हूँ, 20 kg। अब दोनों साइड हम 20 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 5 और यहाँ 20 से 20 कैंसिल। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 इंटू 5, ये हो गया 100 माइनस 100, और यूनिट्स हो जाएंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन, इज इक्वल टू -200 न्यूटन प्लस टेंशन। अब अगर मैंने दोनों साइड 200 को ऐड कर दिया तो यहाँ से 200 हट जाएगा, केवल टेंशन बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +200 माइनस 100। तो ये हो जाने वाला है टेंशन इज इक्वल टू +200 माइनस 100, दैट इज 100 न्यूटन्स। यानी कि 100 न्यूटन्स का टेंशन लग रहा है इस ब्लॉक पे, और ये प्लस, इसका मतलब इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की दिशा में लग रहा है। और ये जाहिर सी बात भी है, टेंशन कभी भी किसी चीज को ढकेलता नहीं है बल्कि उसे पुल करता है। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है टेंशन इस पूरी रोप में। क्योंकि ये पूरी रोप मासलेस है, इसलिए इस पूरी रोप में टेंशन सेम ही रहने वाला है, 100 न्यूटन्स। यानी कि इस ब्लॉक पे भी 100 न्यूटन्स का टेंशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अब देखो, ये पूरी कैलकुलेशन हमने की थी इस ब्लॉक को लेकर, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई और इस पे लगाया था हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। हम इस ब्लॉक से भी स्टार्ट कर सकते थे और इससे भी निकाल सकते थे टेंशन की वैल्यू। बस इस केस में क्या होता कि इसकी एफबीडी जब बनाते तो इसमें एक टेंशन होता इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंशन, और इस पे mg का फोर्स लग रहा होता नीचे के डायरेक्शन में ऐसे। फिर तुम इस mg की फोर्स का एक कंपोनेंट लेते जो कि इसके अलोंग होता, इंक्लाइन सरफेस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। ये हो जाता वो कंपोनेंट, सॉरी ये वाला कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। अब देखो, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये तो बैलेंस होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन से,
यहाँ पे एक नॉर्मल भी तो लगा रही होगी सरफेस ऊपर की तरफ, और ये एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ब्लॉक का। अब अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें तो टेंशन है ऊपर की तरफ, mg का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट ये इधर की डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कि नेट फोर्स हो जाने वाला है इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। फिर तुम न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना और फिर तुम निकाल लेना टेंशन की वैल्यू। तो हम इससे या फिर इससे दोनों की मदद से ही टेंशन की वैल्यू निकाल सकते थे। हमने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें थोड़ी सी आसानी आ रही थी। चलो आओ एक और प्रॉब्लम करते हैं। पहले मैं इसे हटा लेता हूं। मान लो कि तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, तुम्हारे एक फैशनेबल दोस्त का बर्थडे है, और उसके चेहरे पे तुम एक केक मार के लगाने वाले हो। तो तुमने इस केक को ढकेलना चालू किया पीछे से और इस केक को एक्सेलरेशन दे दी कुछ। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये केक तुम्हारे हाथ से ही चिपका रहे और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं करे, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। देखो, इस केक की कुछ मास होगी और ये सब कुछ हो रहा है धरती की सरफेस के पास, यानी कि इस पे धरती एक ग्रेविटी का फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ। तो ये केक गिर भी सकता है नीचे की तरफ। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन को थोड़ा बड़ा रखूं ना तो ये केक नहीं गिरेगा। अब ऐसा तुम खुद भी करके देख सकते हो। एक बुक लेना और उसे पीछे से ढकेलने की कोशिश करना हाथ से। अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगी तो वो बुक वर्टिकली नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन जैसे ही कम हो जाए ना तो वैसे ही वो बुक नीचे गिर जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम इस केक की एफबीडी बनाएंगे, देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। तो एफबीडी में यहां बना लेता हूं। सबसे पहली फोर्स तो ग्रेविटी की फोर्स, ये हमें पता है, ये नीचे की तरफ लगने वाली है। इसे मैं यहां बना लेता हूं नीचे की तरफ, ये सीधी लाइन। हाँ, हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की फोर्स की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ये होती है m इंटू जी, जहां पे m है मास ऑफ द बॉडी और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मास तो दिया हुआ है नहीं केक का, मान लेते हैं कि केक का कुछ मास है m। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी m इंटू जी, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे इजियर कैलकुलेशन के लिए हम इसे 10 अज्यूम कर लेते हैं, m इंटू 10। ठीक है, ये इतना न्यूटन कुछ होगा। अब ये तो होगी ग्रेविटी की फोर्स। अब देखो, हाथ और केक के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ये दोनों सरफेसेस स्मूथ नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने वाला है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये केक हाथ के रिलेटिव नीचे की तरफ स्लिप कर जाता। हाथ के रिलेटिव इसकी टेंडेंसी होती नीचे मूव करने की, और फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब फ्रिक्शन इस केक पे ऊपर की तरफ लगेगा, ये नीचे जाने से रोकने वाला है इसे। तो यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारे पास आ गई, और ये होने वाली है ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले एक आखिरी फोर्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे हाथ का सरफेस इस केक के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आए तो उनके बीच में नॉर्मल का फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल का फोर्स भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल का फोर्स, फोर्स ऑफ नॉर्मल। अब आओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये बस एक रेशियो है। ये है रेशियो दो सरफेस के बीच में लगने वाली फ्रिक्शन का विथ दो सरफेस के बीच में लगने वाली नॉर्मल फोर्स से। यानी कि मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया कुछ पिछले वीडियो में, तो अगर तुम्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम उन वीडियोस को देख के आ जाओ। अब अगर मैं दोनों साइड नॉर्मल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहां से नॉर्मल फोर्स गायब हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, और सिर्फ बचेगा इस साइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे इस कलर से लिखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल फोर्स। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 न्यूटन्स और मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है म्यू एस इंटू एफ एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट म्यू एस। हाँ, तो यहां पे हमने निकाल लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एफ एन। तो यानी कि हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये इस मैक्सिमम्स के बराबर हो या फिर इससे कम होने वाली है। अब इसका हमें पता नहीं कि एक्चुअली में ये कितनी होगी। अब आओ क्या करते हैं कि हमने एफबीडी तो खैर बना ली है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ सबसे पहले मैं लगाने वाला हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी m।
अब देखो मुझे दिख रहा है कि y डायरेक्शन में हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये पाई यहाँ इस हाथ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं करे, वर्टिकल डायरेक्शन में ये रेस्ट पे रहे, ना ही ऊपर जाए ना ही ये नीचे गिरे, यानी कि ए वाई की वैल्यू ये तो खैर मुझे चाहिए कि ये हो जाए 0 के बराबर। अब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, देखो एक लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ और एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो मैं लिखने वाला हूँ प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और प्लस इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है m इंटू 10, m इंटू 10 डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी, डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाने वाला है ये पूरी चीज बराबर 0 के, यानी कि ये हो जाएगी 0 के बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस 10m। अब अगर दोनों साइड में 10m को ऐड कर दूं तो यहां से 10m गायब और 10m आ जाने वाला यहां पे प्लस 10m। तो ग्रेविटी का फोर्स ये बराबर हो गया फ्रिक्शन के फोर्स के। अब ये तो यहां से भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं होना है तो फ्रिक्शन के फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा ग्रेविटी के फोर्स को। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या फ्रिक्शन का फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से बड़ा भी हो सकता है? तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रिक्शन का फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब कि नेट फोर्स हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में और ये पाई ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। तो यानी कि फ्रिक्शन किसी बॉडी को मूव करवाने में मदद कर रहा है, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये कभी मदद तो कर ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आओ अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये है पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हो गई है पहली इक्वेशन, और ये है दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि फ्रिक्शन की वैल्यू ये यहाँ से उठा के डाल सकता हूँ। मुझे पता है कि फ्रिक्शन इससे तो कम होने वाला है, यानी कि मैं लिखूंगा ये पूरी चीज़ ये कम होने वाली है एस से, म्यू एस इंटू एफ एन से, हाँ, और ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, हाँ। अब देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, हाँ। तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। अब ए एक्स इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ए एक्स कुछ हो जाएगा, कुछ ए मान लो, और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब एफ बी डी पे जाएंगे, एफ बी डी पे एक्स डायरेक्शन में मेरे पास बस एक ही फोर्स है, वो है नॉर्मल का फोर्स। तो ये हो गया फोर्स ऑफ नॉर्मल डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी एम। तो यानी कि एफ एन इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है एज एम इंटू ए। एफ एन इज इक्वल टू, दोनों साइड अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू ए। अब इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ से डालने वाला हूँ इस सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा 10m प्लस 10m, यहाँ पे थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं ऐसे, 10m ये इक्वल टू एफ आर था जो कि लेस दैन इक्वल टू है, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये 10m लेस दैन इक्वल टू होने वाला है म्यू एस इंटू एफ एन से, और एफ एन की वैल्यू यहाँ पे आई है m इंटू ए। अब अगर दोनों साइड में मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये m और ये m ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। अब अगर दोनों साइड में म्यू एस से भी डिवाइड कर दूं तो यहाँ से म्यू एस गायब और यहाँ आ जाएगा म्यू एस डिनोमिनेटर में। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन a ये बड़ा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है 10 बाई म्यू एस के, 10 बाई म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू ये तो खैर दी हुई थी प्रॉब्लम में, और ये दी हुई थी एस 0.5, यहाँ देखो ये दी हुई है एस 0.5, तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.5, और इसकी वैल्यू आने वाली है 20 के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन ये बड़ा होना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ये हो जाएगी यूनिट्स। तो यानी कि अगर मैं पाई को एक्सेलरेट करूँ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा की एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डबल वैल्यू से भी ज़्यादा से अगर मैं एक्सेलरेट करूँ, तब जाके ये पाई मेरे हाथ पे चिपकी रहेगी, ये नहीं ऊपर मूव करेगी नहीं ये नीचे गिरेगी, और मैं इस पाई को अपने दोस्त के मुंह पे लगा सकता हूँ। अब हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। मुझे एक पाई केक लगाना था अपने दोस्त के चेहरे पे, और इसलिए मैं इसे एक्सेलरेट करके इसे दोस्त के चेहरे पे मार रहा था। अब मुझे पता ये लगाना था कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ मैं इस पाई को ढकेलूं ताकि ये बिना मेरे हाथ से नीचे गिरे हुए इसके चेहरे पे ऐसे लग जाए। तो सबसे पहले मैंने एफबीडी बना ली इस केक की।
एक ग्रेविटी का फोर्स, एक नॉर्मल का फोर्स और एक फ्रिक्शन का फोर्स। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करके मैंने फ्रिक्शन का फोर्स और नॉर्मल के फोर्स को रिलेट कर दिया। मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली।